अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया कि एटम्स के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम एटम्स की बात करें तो उसमें तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसा हमने बताया था, इसकी डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो काफ़ी बाद में हुई थी, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बाद में पता चला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले ही हो गई थी, ठीक। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे जो सबसे पहला जो एटम का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बोलिए या उसका मॉडल बोलिए, वो आता है थॉमसन का, ठीक है ना। जे थॉमसन का 1898 में। इनके अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल फॉर्म होता है ये प्योरली जो होता है पॉजिटिव चार्ज से फिल रहता है, ठीक। मतलब ये जो स्फीयर होगा, एटम का स्फीयर जो होगा, यानी कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट रहता है। क्लियर है? ठीक है। और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। जैसे हमने अलग अलग कलर से दोनों बना दिया है, इस तरह से समझें आप, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो होती है, प्रोटॉन जो होता है, वो पूरे एटम में थ्रू आउट स्प्रेड रहता है, पूरे एटम में फैला हुआ रहता है, ठीक है। ये उनकी बातें थी। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट एटम में स्प्रेड आउट रहता है पूरे स्फीयर में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको नोटिस करें तो ये कुछ वाटरमेलन जैसा लगता है, ठीक है। जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट जो होता है उसका, वो क्या होता है? जो रेड पार्ट है उसको हम सपोज कर लेते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन। और जो उसकी जो सीड्स होती हैं, उनकी जो बीज होते हैं, उनको हम एज अ कंसीडर कर लेते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका नाम वाटरमेलन मॉडल भी है, ठीक है। थॉमसन का जो मॉडल था वो वाटरमेलन मॉडल भी कहलाता है, ठीक। इसके अलावा इसको कहीं कहीं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि क्रिसमस के टाइम में ये प्लम पुडिंग बनाई जाती है। एक केक जैसा होता है, उसके ऊपर प्लम्स रखे होते हैं, तो उसके जैसा ये रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। तो ये उन्होंने बताया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगेन हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो थ्रू आउट द एटम स्प्रेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक। जो एटम की स्टेबिलिटी आती है, जो स्टेबिलिटी आती है एटम की, वो आती है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है ना। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है? एटम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये उनकी बातें थी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? देखिए, कुछ दिन तो इनकी बातें बिल्कुल सही मानी गई, क्योंकि एज सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था तो लगा कि हो सकता है ऐसा हो। लेकिन इसके बाद 1911 की बात है, ठीक है। मतलब कुछ साल इनका मॉडल चला, लेकिन फिर 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो उससे इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस थे, उनको ये मतलब उनके ऊपर ये कम्प्लीटली फिट नहीं बैठ रहा था। जैसे रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया था इस एक्सपेरिमेंट को करके, तो वो ये मॉडल उस पर कम्प्लीटली फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए ये फेल कर गया, ठीक है। तो अगला जो हमारा मॉडल आएगा उसका नाम होगा रदरफोर्ड का अपना मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। जो कि बेस किस पे बेस्ड है? हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो जो अगली हमारी टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब डिस्कवरी हो गई, तो सबसे पहला हमारा मॉडल आता है थॉमसन का, ठीक। उसके बाद दूसरा मॉडल आता है रदरफोर्ड का। लेकिन रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो डायरेक्टली नहीं आया था। बेसिकली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो थॉमसन का मॉडल था वो फेल किया था। कैसे फेल किया था? पहले हमको एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि कैसे जो है रदरफोर्ड का मॉडल थॉमसन मॉडल से ज़्यादा एडवांस था और सही था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लिया था। अल्फा पार्टिकल को हम, जब हीलियम पे 2+ चार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर?
तो उन्होंने एक सोर्स रखा था यहाँ पे, ये अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, जिसमें उन्होंने रेडियम का इस्तेमाल किया था, जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा था। ठीक, वो अल्फ़ा पार्टिकल जब स्लिट के थ्रू पास आउट होता है तो एक कंसनट्रेटेड बीम में फॉर्म हो जाता है, एक रेस की तरह जाता है। ठीक है, और वो पास करता है एक थिन मेटल की फॉयल से, काफ़ी थिन मेटल फॉयल होती है। ठीक है, उन्होंने जो इस्तेमाल की थी वो गोल्ड फॉयल थी, मतलब गोल्ड मेटल की बहुत थिन सी शीट थी, मतलब नियर अबाउट उसकी थिकनेस इतनी कम थी कि हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ एक एटम्स के लगभग हो जाती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि 100 नैनोमीटर्स के बराबर उसकी थिकनेस होती है। ठीक है ना, तो जब उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स पास आउट होते हैं तो कुछ बातें वो ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन बेसिकली इस बेसिस पे होती है क्योंकि जो थिन फॉयल थी, इसके सराउंडिंग में उन्होंने स्क्रीन लगाई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और हमको प्रीवियसली पता है कि जिंक सल्फाइड पे जब कोई पार्टिकल हिट करता है तो क्या होता है, वहाँ पे इल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब वहाँ पे चमक प्रोड्यूस होती है। उसकी बेसिस पे उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को मतलब कंक्लूड किया था। ठीक है, तो रेडियम अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लिया, अल्फ़ा पार्टिकल स्किलेट के थ्रू कंसनट्रेटेड होके मेटल फॉयल से टकराया, तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, तो उन्होंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं, मतलब लगभग 99.9% जो है वो फॉयल से एज इट इज़ पास आउट हो जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। मतलब पार्टिकल्स उसके सीधे सीधे इस तरह से आ रहे हैं और वो सीधे सीधे पास करके पीछे स्क्रीन की तरफ चले जा रहे हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक हियर, मतलब सेंटर पे उसके सामने ही मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बहुत कम जो थे वो हल्का सा कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। देखिए यहाँ पर हम जो नोटिस कर रहे हैं कुछ डिफ्लेक्शंस नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे उनमें कुछ एंगल का क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब वो अपने पाथ से अपना पाथ चेंज कर रहे थे या अपने पाथ से हट रहे थे। ठीक है, और उसके बाद वेरी फ्यू, बहुत कम, इसकी एक गिनती बताई गई है कि 1 in 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स, मतलब हर 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो डिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहा था, मतलब जस्ट जिस पाथ पे जा रहा था उसी पे वापस, या हम एंगुलर में बात करें, एंगल्स में बात करें तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये 3 चीज़ें ऑब्जर्व की थी। पहला कि 99.9% एज इट इज़ पास हो जाते हैं, दूसरा कुछ अल्फ़ा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, तीसरा 1 in 20,000 एकदम ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूज़न निकाला। वो कंक्लूज़न ये है कि ध्यान से देखिए, समझिए कि मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फॉयल से पास आउट हो जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि एटम्स में एम्प्टी स्पेस होता है। एटम्स में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रीवियस कंपैरिजन करते हैं थॉमसन के मॉडल से। तो थॉमसन का मॉडल क्या कह रहा था कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द स्फीयर स्प्रेड आउट रहता है, थ्रू आउट द एटम क्या होता है, स्प्रेड आउट रहता है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, हमारे पास हीलियम भी है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, जिस पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पूरे में स्प्रेड आउट हुआ है, और ये बात सबको पता है कि पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो ये जब इसकी तरफ जाएगा तो ये क्या इसके पास आउट होना चाहिए था, इसके थ्रू पास आउट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था जी। क्या होता, जाता और रिफ्लेक्ट बैक जाता, लेकिन ऐसा था नहीं। इसीलिए उन्होंने कंक्लूजन दिया कि देयर मस्ट बी एन एम्प्टी स्पेस इन एन एटम्स। ओके, फिर उन्होंने कहा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उनका ये सजेशन था कि पॉसिबिलिटी है कि एटम में कहीं पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल इससे जा रहे हैं और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इनका एंगल क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से उनका एंगल क्या हो रहा है, हल्का सा डिफ्लेक्शन आ रहा है उनके फ्लो में, ठीक है, उनके पाथ में। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा कि इस और की कुछ एकदम 90 डिग्री से बेंड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एकदम क्या हो रहे हैं, पूरा मतलब मोर देन 90 डिग्री से बेंड, मतलब सीधे सीधे आ रहे हैं और एकदम इस तरह से फॉरवर्ड बैक चले जा रहे हैं। ठीक है, डिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऐसा चीज़, ऐसी बॉडी प्रेजेंट है जो अल्फ़ा पार्टिकल से हैवी है। ठीक है, उस हैवी बॉडी का नाम दिया उन्होंने क्या, न्यूक्लियस। ठीक है ना,
उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो जिसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, वो पूरे एटम में नहीं होता बल्कि सेंटर पे होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, जिस पे अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या रिटर्न बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब उन्होंने कंक्लूजन निकाला और इसके बेसिस पे, इस कंक्लूजन और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उनका ये कहना था कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ही जो है, मतलब अब जैसे मान लिया इन्होंने ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता दिया, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, ठीक, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स की क्या पोजीशन होती है, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं और रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये बातें उन्होंने कही थी। अब ये क्यों करते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और तमाम चीज़ों के बेसिस पे, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, घूमने लगता है, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ और बातें हैं जो कि हम समझा देते हैं। तो उनका कहना ये था कि एटम में मोस्टली स्पेस, सेंटर पे न्यूक्लियस, इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बात उठती है कि ये क्यों नहीं एक दूसरे में जाके, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो क्यों नहीं आपस में चिपकता। तो इस मतलब रोटेशन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस आउट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको बैलेंस आउट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये था उनका मॉडल, ठीक है। अब इसमें जो है, इसको अगर हम कंपेयर करें सोलर सिस्टम से, हमारे अपने सोलर सिस्टम से, तो हम सोलर सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं, सन होता है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सब के सब क्या कर रहे हैं, कुछ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्बिट पे, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो रिजेंबल करते हैं एज अ प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये था उनका मॉडल। तो अब इसके बाद इसमें, इस मॉडल में कुछ कमी भी थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जो कि पहले हम फर्दर पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब उसके बाद हमको ड्रॉबैक्स क्लियर होगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।